हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है चैप्टर नंबर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस एक बार बताता हूं बच्चों कि कितने जगह पर जो है ना इसका फ्रीक्वेंट यूज होगा। जो कॉन्सेप्ट्स हम इसमें पढ़ेंगे वो देखो जरा इंपॉर्टेंस। एक तो वर्क एनर्जी एंड पावर में जरूरत पड़ेगा ही, प्लस रोटेशन है, फ्लूइड्स है, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस है, 12th का जो टॉपिक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, मैटर, इतने सारे जगह पर बहुत ही ज़्यादा यूजेस होगा। प्लस क्या, स्प्रिंग, कहीं भी आज के बाद अगर कहीं स्प्रिंग दिखाई दिया कहीं उसको खींचे या कंप्रेस कुछ किए तो कुछ ऐसा चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जो सारे जगह पर क्या होगा, स्प्रिंग अगर कहीं लगा तो यूजेस होगा। अब जैसे बोलता हूँ ना कि यूजेस है तो लगता होगा एक बार कि अच्छा हाँ कोई भी चीज़ पढ़ेंगे 11th में, ठीक है यूजेस होगा, इन जनरल लगता होगा। नहीं, ये इन जनरल से ना थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल से कुछ ज़्यादा ही खतरनाक इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पर जब पढ़ेंगे बच्चों आगे के लेक्चर्स में कुछ ऐसा जो है ना कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मैं ट्रिक एक डेवलप करूँगा। उस ट्रिक को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि मैं बोलूँगा आपको कॉपी का जो आपका कवर है ना, जहाँ पर आप नाम लिखते हो एकदम ऊपर, वहीं पर वो ट्रिक लिख देने के लिए। क्यों भाई, चीज़ है एक 7-8 चैप्टर का एक साथ जो है ना क्या होगा, फॉर्मूलेज जो कन्फ्यूज़न बहुत भयानक होता है यहाँ पर, और कैसे रटने की कोशिश करते हैं कि यार पहले x1 होगा कि x2 होगा, अरे पहले v1 होगा कि v2 होगा। भयानक जो कन्फ्यूज़न होता है, पता चला क्या 7-8 चैप्टर का कन्फ्यूज़न एक ही बार में निपट जाता है बस उस ट्रिक से। एक लाइन का वो ट्रिक है, ठीक है। तो वो क्या है आगे चल करके हम लोग देखेंगे, सारे चैप्टर्स में फ्रीक्वेंट यूजेस आते रहेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन एंड वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। तो वर्क डन कहते हैं हम लोग किसको हैं, देखते हैं। लेट कोई ब्लॉक है यहाँ पर, उस पर एक F जो है कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टली हमने लगाया, ब्लॉक घसक गया इसी डायरेक्शन में। तो बोलते हैं क्या, देखो वर्क डन क्या होता है कि कितना फोर्स आपने लगाया और कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट हो गया है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ही, तो हम लोग बोलते हैं कि वर्क हमने किया। लेकिन अगर हमने धक्का दिया, इस दीवार को धक्का दिया, दीवार घसका ही नहीं, तो नहीं घसका तो जीरो वर्क डन, ठीक है। ये जनरल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। देखो, वर्क इज सेड टू बी डन when a force acts on a body such that body is displaced by some distance in the direction of the force। तो ये बेसिक सा चीज़, अच्छा हमने काम किया घसक गया तो। लेकिन इन जनरल ऐसा होता तो है नहीं। कोई भी चीज़ है पकड़ के खींचते हैं, मान लो कोई भी चीज़ को, तो क्या करते हैं, खड़ा खड़ा ही ऐसे पकड़ के खींचते हैं, जैसे ट्रॉली वगैरह हो गया। ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन पे कोई चीज़ रखा हुआ उसको खींचना है तो खींचना है, अच्छा तो हम भी सो जाएंगे यहाँ पर हवा में एकदम ऐसे हॉरिजॉन्टली ही खींचेंगे, ऐसा तो करते नहीं है। कोई टेबल वगैरह रखा हुआ है मान लो यहाँ पर, इसको धक्का देना तो ऐसा है थोड़ी ना कि हवा में ऐसे एकदम लेट जाएंगे फिर हॉरिजॉन्टली ऐसे धक्का देंगे, नहीं। हम लोग इन जनरल ऐसे धक्का देते हैं, टेबल घसकता है। तो इन जनरल क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कोई ना कोई एंगल होता है। तो देखते हैं, लेट हमने फोर्स लगाया F, कांस्टेंट फोर्स है, बॉडी पता है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस पर डिस्प्लेस करेगा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फोर्स कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा F cos थीटा। देखो इस साइड हम लोग रिजॉल्व कर देंगे F sin थीटा, ठीक है। यहाँ पर नीचे mg लगेगा, ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। फोर्स का जब दो कंपोनेंट किए तो देखिए इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या कोई फोर्स लग रहा है क्या, बिल्कुल लग रहा है। यानी कि F cos थीटा समझो कि हमने लगाया, बॉडी डिस्प्लेस किया, वर्क इज सेड टू बी डन। तो क्या होगा वर्क डन, क्या होगा वर्क डन, वर्क डन हो जाएगा कि कितना फोर्स हमने लगाया इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू क्या कर देंगे S, तो ये हो गया मेरा वर्क डन। इसी में देखो बच्चों क्या है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं F S cos ऑफ थीटा। ये भी क्या है वेक्टर, ये भी क्या है वेक्टर, हेंस दोनों को पता है कि वेक्टर वेक्टर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, तो क्या बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट। तो इसको लिख सकते हैं कि F डॉट S, क्योंकि A डॉट B क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये देखो, अब जैसा हमने देखा कि भाई ये जो वर्क डन है आ कैसे रहा है, डॉट प्रोडक्ट करने से आ रहा है दो वेक्टर का। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स को हमको पता है कि स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, हेंस ये क्वांटिटी कैसा हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। और वेक्टर चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। एक जो गलत कुछ कॉन्सेप्ट फिट रहता है, मतलब गलत ही सही है लेकिन आधा अधूरा कॉन्सेप्ट फिट रहता है कि व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन। नहीं बच्चों, उतना दूर तक वो सीमित नहीं है कि विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा,
लेकिन हमको पता है कि भाई डॉट प्रोडक्ट करने से पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसका मतलब पता है क्या कि स्केलर क्वांटिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो ऑल्सो। ठीक है, ओनली पॉजिटिव नहीं, क्योंकि वो आता है स्केलर क्वांटिटी एक्चुअली दो रास्ते से आते हैं, एक तो वो हो गया और दूसरा है कि जो डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से आता है। तो वर्क डन सिंस स्केलर क्वांटिटी हुआ तो भाई ये क्या हो सकता है, डॉट प्रोडक्ट के रिजल्ट से आ रहा है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। हेंस वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। तो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। पॉजिटिव कब बोलते हैं क्या, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा एक्यूट हो। नेगेटिव कब, जब थीटा ऑब्ट्यूस हो। ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से ग्रेटर और 180 से कम। एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम। ठीक है, और जीरो वर्क डन कब, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच। ठीक है, कैसे, ये देखो जरा, कॉस थीटा का हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा है, 4 क्वाड्रेंट याद है, आलू समोसा टिक्की चाट, ऑल स्टूडेंट्स टू कॉलेज एट शुगर टू कॉफी। हाँ, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो 0 से 90 डिग्री में कॉस कैसा होगा, सिंस ऑल इज पॉजिटिव तो कॉस पॉजिटिव। यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है तो भैया इस क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और हम देख रहे हैं कि वर्क डन है Fs कॉस ऑफ थीटा, यानी कि कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखो क्या है, अगर एक्यूट हुआ तो यह है पॉजिटिव, यानी कि समझ में आ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। 90 से 180 डिग्री अगर उसके बीच में होगा तो कॉस नेगेटिव, हेंस वर्क डन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये क्या है, F लिखा हुआ है सिर्फ, इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ F। सिर्फ S लिखा हुआ है यानी मैग्नीट्यूड ऑफ S। तो भैया ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो पूरा डिपेंड कर जाएगा कॉस थीटा पे। तो ये तो समझ में आए। कॉस 90 अगर डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो चाहे सर्कुलर मोशन पढ़ो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, इस तरह से साइन वेव, कोसाइन वेव, है ना, सब सेम है। SHM में पढ़ेंगे, चाहे पेंडुलम पढ़ लो, सब सेम है, बिल्कुल एक ही जैसा सब लगे जैसे सर्कुलर मोशन हो या ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हैं, जो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े हम लोग। यहाँ पर देखो पता है कि 0 से 90 डिग्री में ना कोसाइन का जो ग्राफ है ये पॉजिटिव होता है। 90 डिग्री पे ग्राफ यहीं आ गया 0, 90 से 180 डिग्री में नेगेटिव। तो ग्राफिकल से भी समझ में आता है, इधर से भी समझ में आता है, तो पता चल गया। ठीक है, तो कॉस थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, हेंस वर्क डन पॉजिटिव। यहाँ पर कॉस थीटा जो हो जाएगा नेगेटिव, हेंस वर्क डन नेगेटिव। यहाँ पर थीटा 90 तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो वर्क डन हो जाएगा 0। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जरा, छोटा छोटा सवाल कि एक कोई ब्लॉक है, कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सरफेस पर चल रहा है, फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, छोटा सा चीज, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन। तो पता है कि ब्लॉक या इधर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, ग्रेविटेशनल फोर्स mg किधर लगेगा, नीचे की ओर, नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर की ओर। तो देखो वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलेंगे क्या हो जाएगा, पता है कि mg लग इधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, दोनों के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90। हेंस आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डायरेक्ट लिख दो 0, समझ में आ रहा होगा। क्यों, थीटा 90 डिग्री है इसीलिए, कहानी खत्म। थीटा 90 हो सीधे 0 कर दो। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, ऊपर, गाड़ी जा इधर रहा है, दोनों के बीच का क्या है, 90 डिग्री एंगल। हेंस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो ये सब सवाल जो है ना छोटा छोटा ऐसा पूछा जाता है। देखो, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के सहारे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, हमसे पूछता है वर्क डन बाय टेंशन बताओ और वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ बढ़िया से, पता है कि रस्सी के सहारे ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इस पर टेंशन किधर लगेगा बताओ, टी इधर। किसी भी पॉइंट पर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट किधर है, किसी भी पॉइंट पर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट किधर है, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो देख लो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री। Fs cos 90, आंसर क्या हो जाएगा, कहानी खत्म। मान लो यहीं पर आ गया ये चलते चलते, तो इधर फिर से टेंशन किधर है, टेंशन विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा किधर होगा, टेंजेंट डायरेक्शन में, तो अलोंग द रेडियस टेंजेंट 90 डिग्री, कहानी खत्म। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स भी हमेशा किधर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। डिस्प्लेसमेंट फिर से टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो बोलेंगे ये भी है इधर, हेंस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो देखो 0 वर्क डन जो है ना कहाँ कहाँ पर छोटा छोटा जगह पॉसिबल है।
ये चीज अक्सर देखो क्या है ना, लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं स्किप इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को पता है कि गलतियां करके जब एग्जामिनेशन से आते हैं, बोले सर सब सॉल्व कर रहे थे, लास्ट में सर कन्वर्ट ही नहीं हो पाया, सर फिजिक्स तो बन गया, फिजिक्स आता था, कन्वर्ट ही नहीं हो पाया। भैया फाइनली हमसे बना तो नहीं और हमको रोना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि कोई बच्चे ना रोए, है ना, चाहे वो किसी चीज़ से भी क्यों ना आए, हर तरफ से हमें सवाल बनना चाहिए एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखो क्या है यूनिट्स ऑफ वर्क डन। ये देखो, अब लोग इसलिए स्किप करते हैं ना, बोलो सर क्यों स्किप करते हैं ना, आपसे जैसे पूछते हैं बहुत से, सर क्यों नहीं है ना पढ़ाया जाता है ये सब छोटा छोटा चीज़, इसलिए क्यों मान लेते हैं बच्चों कि आपको आता होगा। भाई हम पहली बार 11th में गए, हमको कहाँ से आएगा बिना पढ़े हुए, है ना। तो देखो बच्चों क्या है, फोर्स का हमने पढ़ा था, एब्सोल्यूट यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट, इसमें क्या है SI CGS पढ़े थे ये, न्यूटन डाइन, यहाँ किलोग्राम वेट ग्राम वेट, ये दोनों के बीच में रिलेशन हमने पढ़ा, ये दोनों के बीच में हमने रिलेशन पढ़ा, फिर यहाँ के बीच रिलेशन पढ़ाएं, फ्रीक्वेंट हमने देखा कि आता है, एग्जामिनेशन DPP के अंदर भी सवाल सॉल्व किए थे बच्चों, तो वेरीफाइड तो है। फोर्स का हमको पता है, पढ़ना क्या है, वर्क डन। वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बस डिस्प्लेसमेंट से गुना कर दो, वर्क डन निकल गया यूनिट में। अब क्या मतलब समझ सकते हैं हम इसमें कि डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्टेंस है, SI यूनिट होता है मीटर, CGS होता है सेंटीमीटर। बस जो फोर्स का पढ़े उसमें मीटर और सेंटीमीटर गुना करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वर्क डन का यूनिट निकलते चले जाएगा। ठीक, यहाँ देखते हैं एक एक करके जरा देखो। जूल है SI यहाँ पर, वर्क डन का बच्चों एब्सोल्यूट यूनिट में क्या आएगा, यहाँ पर SI यूनिट में जूल बोलते हैं, CGS में अर्ग, ग्रेविटेशनल में SI यूनिट में किलोग्राम मीटर, और यहाँ पर क्या बोलते हैं ग्राम सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो 1 जूल वर्क डन क्या हो जाएगा, तो ठीक इसके सामने देख लो, न्यूटन, फोर्स होगा 1 न्यूटन और डिस्टेंस अगर 1 मीटर गया, SI है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 जूल। यानी कि डिफाइन करने का भी बोला तो बोलोगे व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, देन द वर्क डन बाय दैट फोर्स इज सेड टू बी कितना 1 जूल। तो यही परिभाषा से सब जगह हम डिफाइन कर लेंगे। ठीक, यहाँ कैसे लिखेंगे देखो, CGS। तो 1 अर्ग किसको बोला जाए, तो बोले भाई फोर्स लगेगा कितना 1 डाइन और डिस्टेंस कितना चले जाए 1 सेंटीमीटर, तो हम लोग बोल देंगे कि उस पर जो वर्क डन हुआ है 1 अर्ग हुआ है। ठीक, 1 किलोग्राम मीटर क्या है, ये वर्क डन है। फोर्स क्या हो जाएगा देखो, किलोग्राम वेट, तो 1 किलोग्राम वेट जब फोर्स लगे किसी बॉडी पर, 1 मीटर अगर डिस्टेंस घसक जाए तो हम बोलेंगे कि जो वर्क डन हुआ है उसको क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर। ठीक, इधर देखिए जरा, 1 ग्राम सेंटीमीटर किसको बोलेंगे भाई, बोलेंगे वर्क डन, सॉरी फोर्स कितना है 1 ग्राम वेट, और डिस्टेंस अगर बॉडी घसक जाए कितना 1 सेंटीमीटर, तो वर्क इज सेड टू बी कितना 1 ग्राम सेंटीमीटर। यानी समझ में आ गया, ये दोनों के बीच में रिलेशन हमको पता है। देखो बच्चों क्या है, क्या प्रॉब्लम आ गया, अच्छा ठीक है, ये देखो है ना, हमको ये दोनों के बीच पता है कि 1 न्यूटन कितना डाइन होता है, तो उसी तरह से सवाल आता है कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा। तो रिलेशन कैसे है, ये दोनों के बीच, यहां पर रिलेशन होगा ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच, जो हमसे पूछा जाता है। ठीक है, देखो यहां 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 डाइन, 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग, ये बताओ। ठीक है, तो 1 जूल अभी हमने देखा कि भाई SI यूनिट में क्या है 1 न्यूटन, क्या है 1 न्यूटन, और ये वाला है 1 मीटर, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर 1 जूल, 1 अर्ग है 1 डाइन और 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ देखो 1 जूल बराबर क्या लिखोगे 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, इसको लेके जाना है किसमें, अर्ग में, कि 1 जूल कितना अर्ग होगा, तो 1 न्यूटन बराबर कितना 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, और 1 मीटर कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ पर 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर, हेंस ये आ जाएगा 10 टू द पावर डाइन सेंटीमीटर क्या है, उसको हम लोग अर्ग कहते हैं। तो ये हो गया 1 जूल इक्वल टू कितना 10 टू द पावर 7 अर्ग। इसी तरह से किलोग्राम मीटर वाला देखें कि ग्रेविटेशनल का SI और इधर का SI में क्या 1 किलोग्राम मीटर है क्या, तो बोले भाई फोर्स होता है 1 किलोग्राम वेट और डिस्टेंस है 1 मीटर। ठीक, हमको इसको लेके जाना है किधर, जूल में, SI इधर। ठीक है, तो क्या करें 1 किलोग्राम वेट बराबर कितना 9.8 न्यूटन,
आई इंटू ये मीटर ऐसा ही है, यानी कि 9.8 न्यूटन मीटर, 9.8 न्यूटन मीटर। ये न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो देखो क्या है, उस ग्रेविटेशनल से उठकर एब्सोल्यूट का एसआई यूनिट में क्या होता है रिलेशन, ठीक है ये। और जैसे कि फोर्स का देखोगे बच्चों तो 1 किलोग्राम वेट 9.8 न्यूटन, यहाँ पर क्या है 1 किलोग्राम मीटर 9.8 जूल, यानी कि एक राइमिंग कहीं ना कहीं मैच किया होगा, जिससे दिमाग में हम लोग रख सकते हैं चीज़ें। कैसे? ये देखो 1 किलोग्राम वेट कितना न्यूटन? 9.8 न्यूटन। 1 किलोग्राम मीटर कितना जूल? 9.8 जूल, ठीक है। ये दोनों के बीच 1 न्यूटन 10⁵ डाइन, 1 जूल 10⁷ अर्ग। तो क्लियर कट हो गया यहां तक। अब क्या है कि कभी कन्वर्जन्स में दिक्कत होगा नहीं। चलिए सवाल देखते हैं। ए फोर्स F इक्वल टू 2I कैप प्लस 3J कैप एक्ट्स ऑन पार्टिकल। पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट A 1,2 टू B 3,4। फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। पता है कि फोर्स अगर वेक्टर क्वांटिटी में दिया हुआ है तो हम लोग क्या यूज करें? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो भाई डिस्प्लेसमेंट है, ए पॉइंट है यहाँ, चला गया है बी पर, तो ए से बी चला गया। लिखते कैसे हैं? फाइनल माइनस इनिशियल। व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट इज अ वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर इज अ पॉइंट है ना एकदम। तो ओ बी क्या लिख देंगे? देखो ये हो जाएगा 3I कैप प्लस 4J कैप माइनस ओ ए है कितना? 1I कैप प्लस 2J कैप। निकाल लो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 2 गया तो 2। तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक गया तो क्या वर्क डन कितना आ जाएगा? 2I कैप प्लस 3J कैप डॉट 2I कैप प्लस कितना है 2J कैप, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, कितना आ गया? 6 4 10 जूल वर्क डन, है ना। अब इसी सवाल को देखो क्या है, यही फोर्स लग रहा था और ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक गया है। इस फोर्स का जरा नेचर देखो बच्चों क्या है। फोर्स जो है ना ये है 2I कैप प्लस 3J कैप। क्या ये फोर्स किसी एक्स पर या किसी टाइम पर टी पर डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं, यानी ये वेरिएबल नहीं है। कैसा फोर्स है ये? कांस्टेंट फोर्स है। कैसा फोर्स है ये? कांस्टेंट फोर्स है ये। बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ पर मतलब निकालने वाला हूँ, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स वेरीफाई भी कर सकते हो कि भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके देखो तो ये कांस्टेंट आएगा। देखो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 कितना आ रहा है? √13 न्यूटन, ठीक है। सिंपल, यानी कि कांस्टेंट फोर्स है। तो जब कांस्टेंट फोर्स लगा, डायरेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट गया, ठीक है, हमने वर्क डन निकाल दिया, 10 जूल आया। लेकिन यही सवाल उठ करके अगर ऐसे पूछ दिया तो क्या? फोर्स वही है, बोलता कि एक्स ऑन ए पार्टिकल, फर्स्ट पार्टिकल गोस फ्रॉम कहां से कहां। देखो उस समय क्या था, ए एक पॉइंट है 1,2, ए से पहले कहां जाता है? देखो ए से जाता है ओरिजिन तक। फर्स्ट इट गोस फ्रॉम कहां? ए से गया ओरिजिन। ओरिजिन क्या है? 0,0 एंड देन इट गोस टू पॉइंट बी 3,4। तो लेट 3 यहां है, 4 यहां है। बाद में वो जाता है कहां? 3,4 तक, ऐसे जाता है। पूछता क्या? फाइंड द टोटल वर्क डन बाय दिस फोर्स। और पीछे क्या था? डायरेक्ट ए से चला गया था कहां? बी। अच्छा ठीक, तो हम करें क्या? बोले भाई पहले यहां से लेकर के यहां तक जाएगा तो कुछ वर्क डन करेगा, फिर यहां से यहां जाएगा तो वर्क डन यहां करेगा। तो पहले वर्क डन W1 निकालो, तो W1 हो जाएगा F डॉट लेट पहला, और W2 निकालना होगा तो F डॉट S2। तो ये ज़िंदगी में एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद कभी कैलकुलेट करने का थोड़ा ऐसे नहीं पड़ेगा जरूरत, दूसरे तरह से करेंगे। तो निकालें, फोर्स तो है 2I कैप प्लस 3J कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां से चला गया यहां, तो ये ओरिजिन है। तो बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल करो तो कैसे हो जाएगा? देखो जरा, फाइनल मतलब S1 अगर हमको निकालना हो तो ये है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली क्या है? 0I कैप प्लस 0J कैप और माइनस इनिशियल है 1I कैप प्लस 2J कैप, ठीक है। तो पता है 0 माइनस इतना, 0 माइनस इतना क्या आ जाएगा? माइनस I कैप माइनस 2J कैप। ये आ गया S1 माइनस I कैप माइनस कितना है? 2J कैप।
मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू -1 -2 हो गया, 3 इंटू -2 -6 हो गया, तो ये आ रहा -8 जूल। तो पहला जो वर्क डन आया वो -8 जूल आया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 3 में से 0 गया 3, 4 में से 0 गया 4, यानी कि ये कैसे निकलेगा 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट, ये हो जाएगा 3i कैप प्लस कितना है 4j कैप। तो देखो 2 तिया 6 और 4 तिया 12, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, कर देते हैं। तो 12 6 18 जूल, ये आ गया वर्क डन W। तो टोटल जो वर्क डन आ रहा है वो है W1 प्लस W2 कितना -8 प्लस 18, बच्चों कितना आ जाएगा 10 जूल। कुछ सीखने के लिए यहाँ पर जो है ना हमको मिलेगा कि जब कोई एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा हो किसी बॉडी पर, तो चाहे आप ए से भी डायरेक्ट चले जाओ या ए से जाओ यहाँ, यहाँ से जाओ यहाँ, यहाँ से जाओ यहाँ, फिर घूम करके यहाँ आओ, आंसर हमेशा क्या आता है, इधर से भी 10 जूल और उधर से भी कितना आया 10 जूल। यानी कि हमारे लिए एक ट्रिक बन गया कि सवाल जब ये 2 ही पॉइंट का दे तब तो निकाल लीजिए, लेकिन अगर सवाल आपको बोल दे यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, तो समझिए कि एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है कि आप उसमें फंस जाओ, अपना समय बर्बाद करो और फंस जाओ एग्जामिनेशन से हो जाओ बाहर। हमको वो काम करना नहीं है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इधर से इधर ना निकाल के खटाक खटाक इनिशियल और फाइनल के ही बीच निकाल लेंगे। यानी वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन रास्ता, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। पाथ पर डिपेंड नहीं करता है सो इट इज नॉट ए पाथ फंक्शन, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेट फंक्शन। किसको बोल रहे हैं, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स को बोल रहे हैं कि इट इज ए स्टेट फंक्शन। बहुत सारा वेरिएशन अभी पढ़ने वाले हैं वर्क डन निकालने का। तो ये पहला है, रिजल्ट देख लीजिए जरा क्या है कि फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स कांस्टेंट हो देन वर्क डन इज सेम अलोंग एनी पाथ, ठीक है। वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो इट इज ए स्टेट फंक्शन नॉट पाथ फंक्शन। रिजल्ट लिख लीजिए, बड़ा कम करेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा क्या है भाई, फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन। एक ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन के टॉप पे रखा हुआ है, थीटा इंक्लिनेशन है, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस है d, ये ब्लॉक नीचे आ रहा है। सवाल पूछा है कि वर्क डन बाय मान लो नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एक तो हमको पता है कि कोई भी इंक्लाइंड प्लेन अगर ऐसे है, कोई ब्लॉक अगर यहाँ रखा हुआ है थीटा, तो पता है यहाँ mg लगता है, तो बहुत बार देखें इधर होता है mg cos थीटा, इधर होता है नॉर्मल रिएक्शन, और अलोंग द प्लेन क्या होता है mg साइन ऑफ थीटा, ठीक है। तो देखो ब्लॉक आ रहा है ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन का पहले देख रहे थे, आ रहा है ऐसे, नॉर्मल रिएक्शन लगता है ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, हेंस वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन कहानी क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो सबसे पहला तो हो गया कि वर्क डन बाय नॉर्मल जो हो गया कितना हो गया 0, ये तो चला गया पिक्चर से बाहर, ठीक है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो एक बच्चों एक यहाँ पर देखो हर जगह पर ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंस चीज आएगा और उसको सीखते जाना है कुछ कुछ। देखो क्या है, वर्क डन जो है वो होता क्या है एफ एस कॉस थीटा, ये हमने देखा था। इसका ना 2 रूप है, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई f लिख दो, ठीक है। मैं ना ब्लॉक के साथ आपको जरा दिखाता हूं, देखो m है, f यहां लग रहा है, ये है थीटा, इधर है डिस्प्लेसमेंट, क्या है इधर डिस्प्लेसमेंट, देखना जरा। वर्क डन क्या है एफ एस कॉस थीटा अगर हो गया तो हम लोग बोल रहे हैं कि अच्छा वर्क डन है। आप करो क्या, फोर्स का जो है फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है डिस्प्लेसमेंट। बात पर बड़ा अच्छा से ध्यान देना, फोर्स का कंपोनेंट निकालते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वो आएगा कितना एफ कॉस थीटा, ठीक है। और इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाले हैं तो डिस्प्लेसमेंट से गुना कर दो, देखो कि क्या है ये वर्क डन हो गया क्योंकि एफ एस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अच्छा दूसरा चीज, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट भी तो हम निकाल सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो क्या आ जाएगा s उधर चला गया तो ये हो जाएगा s cos थीटा, क्या हो गया s cos थीटा। तो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, भैया फोर्स से गुना कर दो, देखो एफ एस cos थीटा आ गया, क्या ये वर्क डन नहीं है क्या है। यानी कि 2 रास्ते से हम लोग ना कर सकते हैं, या तो फोर्स का कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट से गुना,
या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स से गुना, तो दोनों में एफ एस कॉस थीटा आता है, यानी कि वर्क डन। न्यूमेरिकल में अप्लाई करूंगा अभी। तो ये क्या है, देखो जैसे बोलूंगा ना उसको आप ग्रैब करना। फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ कॉस थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट से गुना। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो भैया फोर्स से गुना, तो ये हो गया। इसको क्या बोलोगे, व्हाट इज दिस, दिस इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, DISP लिख देता हूँ। तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट लिखे तो इधर भी क्या आ गया भैया, डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो इसमें क्या चीज से गुना कर दो, फोर्स से। तो ऐसे भी जो है ना क्या है, एफ एस कॉस थीटा का ना हम रिजॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको ना, इसका एप्लीकेशन आपको सवाल में दिखाता हूँ तो और अच्छा से समझ में आएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लग किधर रहा है, तो बोले भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लगता तो है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, लेकिन ब्लॉक आ किधर रहा है, ब्लॉक आ इधर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है। व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, D। तो क्या करते हैं, सिंस आ इधर रहा है तो ऐसा करते हैं, फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कंपोनेंट निकाल लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, इनटू डिस्प्लेसमेंट से गुना कर दो, वर्क डन। देखिए यानी कि हमको पता है, देखो यहाँ पर ब्लॉक रखा हुआ है, इस साइड डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, D, वहाँ से यहाँ, और इसी डायरेक्शन में बोलेंगे फोर्स कितना होगा, तो पता है देखो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बच्चों, mg साइन ऑफ थीटा, तो इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आ जाएगा कितना, mg साइन थीटा। हेंस वर्क डन अगर निकाले एफ एस कॉस थीटा होता है, हमने क्या किया यहाँ पर, कौन सा ब्रेक किया है, फोर्स का कंपोनेंट निकाले इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ कॉस थीटा आई इंटू डिस्प्लेसमेंट से गुना कर दो, ये वाला कॉन्सेप्ट से निकाले, तो आ क्या रहा है, mg साइन थीटा आया है, ये जो कंपोनेंट वाला है, आई इंटू डिस्प्लेसमेंट है टोटल D, तो देखो ये क्या हो गया, वर्क डन। आप इसे कंफ्यूज मत करना, सर एफ कॉस थीटा था तो mg साइन थीटा कैसे हो गया, नहीं, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये दोनों लाइन क्या है, कॉन्सेप्ट है कि मैं क्या यूज कर रहा हूँ, फोर्स का कंपोनेंट निकाल रहा हूँ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वो है mg साइन थीटा। ठीक है, एक तो ये, मान लो किन्हीं को दिक्कत होगा कि सर कैसे mg साइन थीटा, तो चलो वो भी बता देता हूँ। सब कुछ सीख लो यार, सब कुछ। mg लग किधर रहा है, देखो इधर, ये है थीटा, ये है 90, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट अगर इधर बोलेंगे तो पता है जो भी थीटा या कुछ भी है जिधर सटा हुआ उधर कॉस, ये एंगल है 90 माइनस थीटा, तो इसका कंपोनेंट इधर जो भी आएगा क्या आ जाएगा, mg कॉस, जो भी एंगल है mg कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि इसका इधर अगर निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, mg कॉस 90 माइनस थीटा, जो भी एंगल था ये बन जाएगा क्या, mg कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। हेंस पता चला, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, पता है ऐसे भी कर सकते थे। ये पहला स्टेप हुआ। दूसरा तरीका देखो क्या है भाई, दूसरा तरीका हमने देखा कि एफ एस कॉस थीटा में ना भैया ऐसा हो सकता है क्या, डिस्प्लेसमेंट का ही कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और फोर्स से गुना कर दो। अच्छा देखे जरा, ठीक, इसी में तो मैं क्या करता हूं, इसको पूरा मिटाता हूं, ठीक है, मिट जा सिम सिम, अभी तक खुल जा सिम सिम था, मिट जा सिम सिम हो रहा है। हाँ अब क्या करें, डिस्प्लेसमेंट किधर है, डिस्प्लेसमेंट है टोटल D इधर, फोर्स किधर लग रहा है भाई, फोर्स लग रहा है पूरा इधर, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा है। हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकालो इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, बिल्कुल निकल सकता है क्या। और फाइनली ब्लॉक था यहाँ इस जगह पर और आ चुका है कहाँ, यहाँ, तो भाई वर्क डन जो है ना, देखो कैसे होगा, सिंस दिस इज टोटल D, थीटा सटा हुआ है तो ये हो जाएगा D cos थीटा, तो ठीक इसके सामने इधर कितना हो जाएगा, D साइन ऑफ थीटा, नहीं होगा D cos थीटा, तो सामने क्या हो जाता है D साइन थीटा। हेंस हमने जब निकाला डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इसी डायरेक्शन में है, कितना है D साइन ऑफ थीटा, ठीक है, और फोर्स क्या है, फोर्स है mg, तो ये हो गया क्या, वर्क डन। गौर करके देखो और गौर करके देखो और गौर करके ही देखो बच्चों,
क्या आंसर आया, एम जी साइन थीटा डी। यहाँ भी क्या है, एम जी साइन थीटा डी, आंसर रिमेन्स सेम। तो ये चीज़ है, पता है कंपोनेंट का ब्रेकिंग, इसका कंपोनेंट इधर या इसका कंपोनेंट इधर, ऐसे समझ गए। एक और चीज़ समझाता हूँ, कहने को क्वेश्चन एक है बच्चों, कॉन्सेप्ट हजार है यार। बोलूं क्या, अभी हमने पढ़ा कि जब कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है ना, जब कोई कांस्टेंट फोर्स लगता है ना, तो फर्क नहीं पड़ता है कि ब्लॉक इधर से उधर गया या इधर से यहाँ फिर यहाँ से वहाँ गया, रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। बस देखो कि इनिशियली कहाँ है, फाइनली कहाँ है, बस कहानी खत्म, डायरेक्ट निकाल दो। ये देखो जरा सा, ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, इनिशियली, फाइनली कहाँ है, ब्लॉक आया है यहाँ पर, तो मतलब इस सरफेस पर, ठीक है, रास्ते अलग है, ऐसे आया, फर्क क्या पड़ता है भाई, थे यहाँ पर, आए हो यहाँ पर, mg कैसा फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है, तो चाहे कोई ऐसे निकाले, अच्छा कोई धड़ाक से ऐसा ही तो निकाल दे, रास्ते पर निर्भर ही नहीं करता है। तो हमने देखो इधर से भी निकाला तो आंसर वही आया है, हमने इधर से भी निकाला तो आंसर क्या है, यही आया। तो ये भी जो है ना एकदम फिजिक्स का जो जड़ है बच्चों, वहाँ पर जो है ना मजबूत हो जाता है। चलो ये तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ये देखते हैं, इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नया सवाल क्या है, कोई मास m रखा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है बच्चों, म्यू सरफेस पर दिया हुआ है, एक फोर्स F लग रहा है एट एन एंगल थीटा, पता है थीटा ऐसे लग रहा है। सवाल क्या कह रहा है वो देखते हैं जरा। इफ द ब्लॉक ट्रेवल्स एट ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, भैया वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का मतलब है कि कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है कैसा एक्सेलरेशन, जीरो से जा रहा है। फाइंड द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स कितना वर्क डन करेगा ड्यूरिंग ए डिस्प्लेसमेंट डी ऑफ द ब्लॉक, यानी ये बोल दिया कि भाई ये चल रहा है, कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस चल रहा है, तो जा इधर रहा है, तो हम फोर्स का कंपोनेंट निकालेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, बस वर्क डन हो गया। लेकिन जो क्राइटेरिया बोला उस क्राइटेरिया को पहले फुलफिल करना है, एक्सेलरेशन है जीरो, ठीक है, तो इस पर लग क्या क्या रहा है फोर्स वो देखते हैं। एफ इस डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो ये एफ कॉस थीटा आ गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर कितना आ जाएगा, एफ साइन ऑफ थीटा, mg पता है नीचे लगेगा, ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा किधर, ऊपर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, रगड़ा करके जा रहा होगा आगे, पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पर, वो काइनेटिक क्या होता है, म्यू के इंटू एन, लेकिन सिर्फ एक ही म्यू है तो वही हो गया। तो सवाल है कि भाई एन क्या है, पहले वो निकाल लेते हैं। सिंस धरती तोड़ के नीचे नहीं जा रहा, हवा में उड़ नहीं रहा है, तो वर्टिकल वाला बैलेंस, mg टोटल नीचे और टोटल ऊपर क्या लग रहा है, n प्लस एफ साइन थीटा, तो हम निकालते हैं। सिंस बहुत अच्छा सवाल है, n प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg, n आ जाएगा यहाँ पर mg माइनस एफ साइन ऑफ थीटा। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर बात करें तो ये होगा म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, एन है mg माइनस एफ साइन थीटा, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर ही जो है ना वो एफ भी आ गया, जो हमारे अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। ये ऐसा कोई कांस्टेंट नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं, वो एफ भी उसके अंदर समाया हुआ है। अच्छा, अब बोले कि ब्लॉक ऐसे है, आगे लग रहा है एफ कॉस थीटा, पीछे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन, ब्लॉक जा रहा है आगे की ओर, लेकिन कांस्टेंट मतलब ये एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा ये इतना माइनस इतना इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन है जीरो, हेंस देखो एफ कॉस थीटा और वो हो जाएगा क्या, एफ के उधर चला गया। बोलो सर आप कर क्या रहे हो, हमको वर्क डन निकालना है बाय दिस फोर्स, तो ये एफ कॉस थीटा आई इंटू क्या कर देंगे डी, लेकिन जो क्राइटेरिया बोला है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है तो उसके लिए कुछ तो आपको निकालना पड़ेगा कि कैसे है। तो एफ कॉस थीटा देखो उनको चाहिए था, एफ कॉस थीटा किसके बराबर है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर है ना, एफ कॉस थीटा इंटू डी, एफ कॉस थीटा आ रहा है क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर कितना, म्यू mg माइनस एफ इतना साइन ऑफ थीटा। अब बहुत बच्चे देखो गलती देखो यहाँ पर क्या होता है, करते हैं एक्चुअली, वर्क डन बोले कि अच्छा फोर्स का कंपोनेंट हमने निकाल लिया एफ कॉस थीटा, आई इंटू कर देते हैं डी, बोले एफ कॉस थीटा तो आ ही गया ये, तो इसको उठा करके रख दिए, आई इंटू डी कर दिए, ऑप्शन में रहता है, जबकि गलत है। क्यों, क्योंकि भाई एफ कॉस थीटा ये कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो सबसे पहले आप एफ तो निकालो, उस क्राइटेरिया के तहत जो बोला है आप एफ तो निकालो, एफ यहाँ भी और एफ यहाँ भी है, तो आपने अभी तक एफ तो कैलकुलेट ही नहीं किया इस क्राइटेरिया से कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो व्हाट इज एफ, तो एफ कैसा है अलग तरीका से आएगा, यहाँ पे आप पहले कैलकुलेट करो फिर वहाँ पर जाके रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है,
इसको गलती नहीं करना बच्चों, क्योंकि अभी एफ निकला ही नहीं है मेरा उस क्राइटेरिया के तहत। म्यू एम जी माइनस म्यू एफ कितना है, साइन ऑफ थीटा। ये एफ इधर आ जाएगा, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन ऑफ थीटा इक्वल टू कितना है, म्यू एम जी। अब देखो एफ यहाँ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू एम जी। हेंस एफ बराबर क्या आ रहा है, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई ये इधर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन ऑफ क्या है, थीटा। अब आ गया एफ उस क्राइटेरिया के तहत। अब हम बोलेंगे कि व्हाट इज वर्क डन, तो वर्क डन है एफ कॉस थीटा, फोर्स जो है इनटू कॉस थीटा इनटू क्या है, डी। एफ हमारा निकल करके आया है क्या, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इनटू क्या है, डी। ये हो जाएगा पता है क्या, वर्क डन। तो पहले जब भी कभी कोई क्राइटेरिया बोले पहले उसको कैलकुलेट करो कि वो क्या है, फिर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम हम लिखेंगे। तो ये रहा वर्क डन। नेक्स्ट सवाल देखिए जरा, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एफ। एफ के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल, व्हेन स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विथ वर्टिकल। अभी है ऐसे फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स ना इस तरह से लग रहा है इसी तरह से। अब सोचो कि कोई एक स्ट्रिंग है, अगर आप ऐसे खींचते ही चले जाओगे तो ये जाएगा कैसे, ये तो भैया सर्कुलर पाथ पे जाएगा, है ना, टर्निंग ऐसे लेते चला जाएगा। हम लोगों ने अभी देखा था क्या देखा था, फोर्स लगाते हैं, ये देखो फोर्स लगाते हैं इधर, डिस्प्लेसमेंट जा इधर रहा था किसी एंगल पर, तो कर क्या रहे थे, फोर्स का कंपोनेंट निकाले थे इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता था कि इधर जा रहा है। तो क्या आंसर आ गया था, एफ कॉस थीटा आई इंटू एस। अभी क्या है, अभी ये पता है कि भाई फोर्स इस तरफ फिक्स है लेकिन डिस्प्लेसमेंट गजब है, ये तो कर्वेचर में है ना, लेकिन रियल में डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इनिशियल से फाइनल की तरफ। ये है मेरा क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट फिक्स, फोर्स कुछ एंगल पर था तो उसका कंपोनेंट निकाले, यहाँ फोर्स फिक्स है, डिस्प्लेसमेंट कुछ एंगल पर है, यानी मेरा टारगेट यहाँ क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अगर निकल जाए ना इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन के दो तरह से कंपोनेंट में सिखाए थे, लेकिन भाई ये एंगल ही हमको नहीं पता है। अगर ये पता होता है तो धड़ाक से हम ऐसे कर देते, कॉस आंसर आ जाता। तो जो नहीं पता है तो करे क्या, तो यहाँ से ये पता चलता है कि भाई इनिशियली मतलब था कहाँ ये मास, यहाँ फाइनली है कहाँ, यहाँ। हमको चाहिए इसका कोई कंपोनेंट इधर के डायरेक्शन में, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर जो निकाल ले यही हो जाएगा कंपोनेंट ऑफ, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या है, फोर्स। और हम जानते हैं कौन सा वाला जो है कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बच्चों, एफ एस कॉस थीटा तो इन जनरल होता है, यहाँ क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट, तो यानी कि एस कॉस थीटा वाला आई इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो फोर्स से गुना करो। ये क्या है, ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी कि भाई ये दोनों के बीच में कहो तो एक तरह से परपेंडिकुलर एकदम डिस्टेंस, ये बस किसी तरह से निकाल लो। लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमको दे के रखा है एल, तो ये भी एल ये भी एल, करते क्या है यहाँ से आप ज्वाइन कर दो। तो देखो जिधर थीटा सटा हुआ है तो हमको पता है कि यहाँ से यहाँ कितना आ जाएगा, एल कॉस ऑफ थीटा, जिधर थीटा सटा हुआ है तो ठीक उसके परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, एल साइन ऑफ थीटा। यानी हुआ क्या, बस रिजोल्यूशन से पता चल गया कि अच्छा यहाँ दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, कितना है, एल साइन थीटा। तो मेरा निकल जाएगा, देखो क्या कंपोनेंट हमने निकाल लिया इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, वो हो गया कितना, एल साइन थीटा, और इनटू फोर्स से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरा निकल जाएगा कितना वर्क डन किया गया है। छोटा छोटा चीज़ है लेकिन सब बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। बहुत सारा वर्क डन है। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय स्ट्रिंग क्या काम करेगा। तो भाई सबसे पहली बात कि स्ट्रिंग में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन, है ना, ठीक है। देखिए एक एक करके, ए ब्लॉक स्लोली मूव्स डाउनवर्ड बाय द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग। एक ब्लॉक है, स्ट्रिंग के सहारे स्लोली मूव हो रहा है नीचे की ओर। फिजिक्स के अंदर जब भी बोलता है स्लोली का मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो। ये हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में देखा था, स्लोली मतलब कि एक्सेलरेशन जीरो। अच्छा देखो, अगर स्ट्रिंग के सहारे नहीं होता तो ब्लॉक ऐसे है, छोड़ दो, लो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी से नीचे फॉल कर जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग के सहारे ला रहे हैं तो धीरे धीरे ला रहे हैं।
तो बोलेंगे कि क्या है, नीचे है mg। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन दिया कि स्लोली लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन 0, तो पहले उस कंडीशन से कुछ कैलकुलेट करो फिर वर्क डन निकालेंगे। कॉन्टैक्ट पॉइंट से अब ये रस्सी में क्या लग रहा होगा, टेंशन, नीचे mg, फ्री बॉडी डायग्राम इसका बन गया, एक्सेलरेशन 0 है। तो हम क्या करें, सबसे पहले बोले भैया नेट फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन एक्सेलरेशन है 0, तो देखो mg बराबर क्या आ जाएगा, t, है ना, उधर 0 हो गया, यानी कि t इक्वल टू mg। t किसके बराबर आ गया, mg के बराबर, ठीक। अब हमसे देखिए क्या पूछता है, फाइंड द वर्क डन बाय द टेंशन व्हेन ब्लॉक मूव्स बाय ए डिस्टेंस d डाउनवर्ड, ठीक। तो टेंशन लग किधर रहा है, टेंशन लग रहा है ऊपर की ओर, और डिस्टेंस किधर जा रहा है, बोल रहा है नीचे डाउनवर्ड। तो एक चीज यहाँ और देख लेते हैं बच्चों की, वर्क डन Fs एक बार देखते हैं cos 0 और वर्क डन देखते हैं Fs cos 180। अगर फोर्स जिधर लग रहा हो उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, जिधर फोर्स लग रहा हो यहाँ पर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, तो यहाँ पर थीटा दोनों के बीच 180 डिग्री हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, cos 0 होता है 1, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा, देखो कितना, प्लस Fs। तो जब भी सेम डायरेक्शन में हो ना, बस F और S लिखो, प्लस लगा दो। जब भी अपोजिट डायरेक्शन में हो, cos 180 क्या होता है, -1, तो -1 है तो ये आ जाएगा कितना, -Fs, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में हो ना, बस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट लिखो, माइनस लगा दो, खटाक खटाक, ठीक। देखिए यहाँ पर t ऊपर d नीचे, बस कहानी खत्म, वर्क डन क्या हो गया, -TD। समझ में आ रहा होगा ना, है ना, ऊपर नीचे वर्टिकली मतलब ऑपोजिट है, तो भैया 180 डिग्री -TD। t क्या है, mgd। देखो क्या किया, पहले उस कंडीशन से हमने t निकाला, फिर बाद में पुट किए, तो ये हो गया कितना, -mgd, ठीक। वर्क डन बाय स्ट्रिंग। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, स्ट्रिंग का ही। एक स्ट्रिंग के सहारे दो मास कनेक्टेड है, 2m और m, एक पुली के साथ कनेक्टेड है। सोचो पुली मास सिस्टम कैसा मतलब कैसा रिलेशन होल्ड करता है, कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्यों, क्योंकि ये कैसा मोशन है, कंस्ट्रेंट मोशन है। भैया ये कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है, ये है अंग्रेजी, बड़ा हाई लेवल, इसका हिंदी होता है रेस्ट्रिक्टेड मोशन, ये ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि m किधर जाएगा ना, इसका मोशन रेस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि स्ट्रिंग के सहारे इस तरह से टाइट किया हुआ, पता है कि भाई अगर एक नीचे जाएगा ना तो एक ऊपर ही जाना पड़ेगा, यही तो रेस्ट्रिक्शन है, तो है ना, पता चल गया रेस्ट्रिक्टेड मोशन है, ठीक। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी बोला है एंड वर्क डन बाय टेंशन बोला है इन 2 सेकेंड आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो पता है कि सिंस एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ये हैवियर है तो ये नीचे जाएगा कुछ एक्सेलरेशन से, जितना एक्सेलरेशन नीचे उतना ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि लेट 1 सेकेंड में ये जाता है 5 मीटर नीचे, तो हमको पता है कि ये 5 मीटर किधर जाएगा, ऊपर, क्योंकि मूवेबल पुली ऐसा तो कुछ इसमें है नहीं, ठीक। यहाँ पर क्या लग रहा होगा, mg, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, 2mg, टेंशन यहाँ पर ऊपर, एक ही स्ट्रिंग है, सब मासलेस ही हम लोग एज्यूम करते हैं, ये t किधर लग रहा होगा, ऊपर। डायरेक्ट अगर हम चाहें ना तो टेंशन निकाल सकते हैं। एक तो डिटेल्ड मेथड है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सारा कुछ सीख चुके हैं बच्चों। टेंशन बोला है निकालने के लिए, और ग्रेविटी का तो टेंशन क्या करते हैं ना, यूनिवर्सल ट्रिक से निकाल लेते हैं, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप लोग को बताए थे, याद है, बिना कुछ लिखे, बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर ही लिख दो। क्या है, इसका mg रेस्पॉन्सिबल, उसका भी mg रेस्पॉन्सिबल है, तो कोएफिशिएंट ऑफ t इंटू कितना है, g प्लस कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, देखो 1 इंटू उसका भी g रेस्पॉन्सिबल है, डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, इसका 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो मास है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ t कितना है, 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई जो मास है, कितना है, 2m। तो ये हो गया, बस आंसर ही आ गया। ये 2 तो यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे, ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, ठीक है। 1g 2g, एलसीएम देखो नीचे क्या आएगा, 2m, ये हो जाएगा 2 + 1 3, तो 2m चला जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा कितना, 3, 2 दूनी 4 mg बटे क्या है 3। सॉल्व भी कर सकते हो, तो टेंशन तो डायरेक्ट निकल गया, ठीक है। एक्सेलरेशन का जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल सकते हैं, वो भी सीख चुके हैं कैसे, डायरेक्ट में नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, नेट फोर्स देखो जा रहा है नीचे की ओर, तो 2mg, t तो कैंसिल कर लेता है, ये ओपोज करेगा, जहाँ नीचे जा रहा है तो ये ओपोज, -mg, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास m + 2m, क्या आ रहा है,
ऊपर mg नीचे 3m, mm चला गया, एक्सेलरेशन आ रहा है g बटे कितना 3। हमसे पूछा कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो इस पर भी ग्रेविटी काम कर रहा है, इस पर भी ग्रेविटी काम कर रहा है। तो देखेंगे सिंस इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, फोर्स नीचे लग रहा है माइनस, इसका डिस्प्लेसमेंट देखो नीचे है, ग्रेविटी नीचे लग रहा है, सेम डायरेक्शन, तो प्लस वर्क डन। तो एक एक करके निकालते हैं, ठीक। लेकिन कब निकालना है, पहले डिस्प्लेसमेंट तो पता चले कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इन 2 सेकेंड। तो हमको 2 सेकेंड में ना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए कितना इन 2 सेकेंड। देखो पता चला s और t है ना, एस टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दोनों का एक्सेलरेशन सेम ही ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल तो गया, हाफ ए कितना है g बटे 3, टाइम कितना है, टाइम कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर, तो g बटे 3, देखो हाफ g बटे 3 i इंटू कितना है 4, तो 2 दूनी 4, तो 2g बटे 3, g अगर हम लोग ले लेते हैं मान लो कि 10, तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 10 या 20, अब बटे 3 क्या आ गया मीटर, यानी कि इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। एक एक ब्लॉक का अगर हम लोग देखें, यहीं से बनाते जाता हूं, ठीक है। m ब्लॉक का अगर देखें, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है। तो इस पर ग्रेविटी वर्क कर रहा है किधर, नीचे, ब्लॉक ये जा किधर रहा है ऊपर, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इस ब्लॉक पर देखो क्या आएगा, ऊपर नीचे अपोजिट डायरेक्शन, माइनस बोल देंगे, तो माइनस क्या है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है mg और डिस्प्लेसमेंट है किधर s, ऐसे है ये 20 बटे 3, डायरेक्ट कितना आंसर आ जाएगा, -20 mg डिवाइडेड बाई 3 जूल। तो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट अगर 2m ब्लॉक पर देखें तो इसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे ही और ग्रेविटी वर्क नीचे ही कर रहा है 2mg, हेंस सेम डायरेक्शन, तो इसका वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या आ जाएगा, प्लस फोर्स कितना है 2mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 बटे 3, है ना। बस f और s का मैग्नीट्यूड लिखो, ऑपोजिट डायरेक्शन तो माइनस, सेम डायरेक्शन तो प्लस, है कि नहीं, कहानी खत्म। कितना प्लस 20 दूनी 40 mg डिवाइडेड बाई कितना है 3 जूल, तो ये हो गया। अब अगर बात करता है टेंशन का, क्या चीज का बात करते हैं बच्चों, टेंशन का, तो इस पर टी लग रहा है ऊपर, इस पर भी टी लग रहा है ऊपर, एक एक करके देखते हैं। वर्क डन बाय टेंशन, ठीक है, m पर जो है टेंशन लग रहा है ऊपर, जा भी रहा है ऊपर, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा प्लस ts, t कितना है 4mg बटे 3, कितना है t 4mg बटे 3, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 बटे 3, जो भी आ रहा है ना रहने देते हैं जूल। वर्क डन बाय टेंशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखते चलते हैं ना, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे वो। इस पर टी ऊपर लग रहा है लेकिन ये जा नीचे रहा है, पता चल गया क्या, ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा भैया माइनस, तो माइनस टी इंटू एस, कितना आ रहा है टी 4mg बटे 3 और ये है 20 बटे 3। ये दोनों को अगर देखोगे ना, देखोगे यहाँ से एक रिजल्ट डिराइव करेंगे, पता है 20 चौक मान लो कितना है 80 mg डिवाइडेड बाई 9, चलो लिख ही लेते हैं क्योंकि यहाँ एक रिजल्ट निकाल लेंगे, माइनस 20 चौक 80 mg डिवाइडेड बाई कितना है 3 या 9, वर्क डन बाई टेंशन, वर्क डन बाई टेंशन। बच्चों गौर करके देखो, वर्क डन बाय टेंशन में सेम आंसर आया है लेकिन एक पे प्लस और एक पर क्या है माइनस, सेम आंसर। अच्छा, जब भी रेस्ट्रिक्टेड मोशन होता है तो एक ब्लॉक पर जो वर्क डन बाय टेंशन आया कोई पॉजिटिव में है, एक पर आया है नेगेटिव, वो कैसे पता चलता है, टी ऊपर एस ऊपर तो पॉजिटिव इसका होगा, इसका टी ऊपर एस नीचे तो इसका नेगेटिव होगा, लेकिन टोटल वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन, मतलब टोटल वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम, वो आंसर क्या है जीरो, यानी एक रिजल्ट यहां पर डिराइव हो रहा है। जब भी पता है वो हमारे लिए ट्रिक का काम करेगा। अगर यही सवाल दे देता, कितना समय लगा बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो पता है क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, ये काम ही नहीं हो रहा यार, क्या है, इफ एनी ब्लॉक इज, चलो यहाँ पे, इफ स्ट्रिंग डज नॉट, यहीं पर, इफ एनी ब्लॉक इज अटैच्ड टू स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग फॉलोज, कैसा, कंस्ट्रेंट अगर रिलेशन फॉलो करता है तो वर्क डन बाय स्ट्रिंग जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन बाय स्ट्रिंग
ये पर यहाँ पर और अगर करेक्ट मैं बोलूँ, वर्क डन बाय स्ट्रिंग कहाँ, ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर जो टोटल स्ट्रिंग काम करेगा यानी टेंशन, आंसर हो जाएगा 0, यानी बनाने का ज़रूरत ही नहीं है। सोचो कितना लंबा बना, आंसर कुछ नहीं भैया 0 मार दो। अब ये सवाल अगर आ जाए, कहीं आ जाए, नीट में आ जाए, जेई में आ जाए, ये है ना, ये कॉम्पिटिशन में, तो क्या करोगे, बनाओगे, नहीं बनाएंगे, ठीक है, आंसर 0 मार देंगे। लेकिन इफ स्ट्रिंग डज नॉट फॉलो कंस्ट्रेंट रिलेशन, ठीक है, देन वर्क डन बाय स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल टू 0, तब 0 नहीं होगा। हमने देखा था एक ही स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड था तो आंसर क्या आया था बच्चों, बस है ना, क्या था, नेगेटिव वर्क डन। तो ये हुआ, क्या हुआ पता है, स्ट्रिंग के द्वारा जो है ना कैसे टेंशन और mg सब वर्क डन निकालते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्या है बच्चों, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ा हुआ है बढ़िया से, देखिए कैसे रिलेट करेंगे। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो भाई फ्रिक्शन फोर्स पहले देखते हैं कि लग क्या रहा है और ब्लॉक चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। मान लो फ्रिक्शन लग रहा है, ब्लॉक चल ही नहीं रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ही 0, तो वर्क डन 0 निकालते। लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन, म्यू एस म्यू के दे के रखा है। सबसे पहले निकालिए कि ये जमीन से बंधा हुआ कितना से है, कितना से है, म्यू एस एन, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये हो जाएगा देखो कितना 0.5, n mg के बराबर होगा, m है 10, g है 10, इतना, तो ये गया 50 न्यूटन। अगर आपने मेरा डीपीपी बनाया होगा फ्रिक्शन का पहला डीपीपी, तो आपको पता होगा, आप चैंपियन ऑलरेडी बन चुके होंगे। कितना से बंधा हुआ, डेसिमल के बाद 5 10 50, खटाक से, कुछ मत कलम उठाइए भाई, 5 10 50 होगा। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का जरूरत पड़ा 4 10 40, याद आ रहा होगा ना, तो समय बचाओ भाई, 3 सेकंड भी बच रहा है तो बच रहा है, हमारे लिए बेनिफिट है, नुकसान नहीं हो सकता है हमारा कभी भी, ठीक। ऐसे बंधा हुआ जमीन से 50 न्यूटन से हम खींच रहे हैं 40 न्यूटन से, चलेगा, नहीं चलेगा। सिंस एफ जो अप्लाइड है वो है भैया 40, ये तो कम है, जमीनी से ज़्यादा से बंधा हुआ, नहीं चलेगा, नॉट मूव। जब चलेगा ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0। तो जब नहीं चलता है तो फ्रिक्शन कौन सा लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, और वो कितना है, 40 न्यूटन। यानी कि अगर हमसे वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछेगा तो एक्चुअली यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक। लेकिन इस तरह से है कि भैया स्टैटिक फ्रिक्शन लग तो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो कॉस थीटा आप कुछ भी लिखो, आंसर तो कहानी समाप्त ही है कि नहीं। ब्लॉक चल ही नहीं रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मतलब ये वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो ये नेक्स्ट सवाल वही वाला सेम सवाल है, 0.5 0.4 10 kg ही, लेकिन अब लग रहा है 100 न्यूटन। बोला क्या, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 5 मीटर, यानी ये ब्लॉक 5 मीटर चल रहा है, हमको बोल के रखा, फोर्स इधर लगा रहे, डिस्प्लेसमेंट चल गया कितना, 5 मीटर। तो जब बोल ही दिया चल गया है, बंधा हुआ जमीन से 5 10 या 50, 50 न्यूटन से लगा रहे हैं 100, चल गया। जब चलता है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो क्या होगा, काइनेटिक। काइनेटिक कितना है बच्चों, म्यू के mg है ना, पता है, तो 4 10 या कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन, 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये पीछे लग रहा होगा काइनेटिक, जा रहा है आगे की ओर, हमको चाहिए क्या, हमको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट दे के रखा है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हमसे पूछा है। तो भाई फ्रिक्शन लग कौन सा रहा है पहले वो बताओ, लग रहा है यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन किधर है, इधर, ब्लॉक चल रहा है किधर, इधर, काइनेटिक पीछे, जा रहा है आगे, दोनों के बीच 180 डिग्री, खटाक से आंसर आ जाएगा क्या, माइनस एफ के आई इंटू डिस्टेंस। एफ के कितना है 40, डिस्टेंस कितना गया भैया 5, तो 5 चौक 20, यानी कि माइनस 200 जूल आ जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ब्लॉक ओवर ब्लॉक 2 kg 3 kg के ऊपर रखा हुआ है, दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, ग्राउंड है स्मूथ, 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। इन 2 सेकेंड फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। वर्क डन बाय, देखो ए है ये, बी है ये, हमसे बोला कि फ्रिक्शन ए पर कितना काम करेगा, फ्रिक्शन बी पर कितना काम करेगा। तो जैसे ब्लॉक ओवर ब्लॉक आता है क्या करते हैं, जो बच्चे को सारे ट्रिक अगर नहीं पता होगा ब्लॉक ओवर ब्लॉक, बच्चों यूट्यूब में टाइप करिए ब्लॉक अपॉन ब्लॉक, ठीक है, फिजिक्स लिंक्स, क्लास 11 फिजिक्स लिंक्स लिख दो, वो वीडियो देख लीजिएगा, सारा शॉर्ट ट्रिक उसके अंदर है, कैसे फास्ट आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करें, सबसे पहले चेक करते हैं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। तो भैया कॉमन एक्सेलरेशन निकालें, टोटल सिस्टम पर फोर्स लग रहा है कितना 5,
टोटल मासेस कितना है 2 + 3, आंसर कितना आ जाएगा 5/5 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मानते हैं कि दोनों चिपक करके चल रहा है, तो दोनों चिपक के चल रहा है तो कितना एक्सेलरेशन से चलेगा, कितना नेट फोर्स है 5, यहाँ पर देखो स्मूथ है तो टोटल फोर्स क्या लगेगा 5, लेकिन चिपक के जब चल रहा है तो इसके रेस्पेक्ट में ये घसकना देखो किधर चाह रहा है, आगे की ओर, इसके रेस्पेक्ट में घसकना चाह रहा है आगे की ओर, तो ये उस पर फ्रिक्शन लगा रहा होगा स्टैटिक वाला किधर इधर। ये बोलेगा भाई तुमने मेरे को क्यों मारा, तो मैं भी तुमको मारूंगा, तो ये हो गया स्टैटिक इधर, है ना। तो चिपक के चल रहा है तो लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन। भैया ये दोनों जमीन से मतलब ये दोनों अपने सरफेस से बंधा हुआ कितना से है, तो इस जगह पर अगर लिमिटिंग की बात करूं तो क्या है, ट्रिक अगर याद रहेगा ना बच्चों, बिना कलम उठाए ऐसे कर दोगे 2 दूनी 4 न्यूटन ठीक है ऐसे। तो ये क्या है भाई, ये है म्यू इनटू इस जगह पर उसके ऊपर टोटल कितना ब्लॉक है, इस जगह के ऊपर टोटल कितना ब्लॉक है तो उसका mg बस एक ही है, तो ये हो जाएगा कितना 2 × g। म्यू कितना है 0.2 × 2 × 10, ये गया तो 2 दूनी कितना 4 न्यूटन। देख रहे हो नहीं पता होने के कारण क्या कुछ लाइंस लिखते हैं, पता होने के कारण रहेगा तो खटाक से कितना 2 दूनी 4 बस हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन किससे निकाला जाए भाई, किससे निकाला जाए, इससे कि इससे, तो बोलेंगे जिस पर सिंगल फोर्स लगता है उससे निकालो जल्दी आंसर आएगा। तो 3 kg पर जो है ना हमने मान के रखा है कि दोनों कॉमन एक्सेलरेशन से जा रहा है, इसी पर एगो सिंगल फोर्स लग रहा है, निकाल यहाँ से भी सकते फ्री बॉडी डायग्राम से, लेकिन 2 बार 2 फोर्स से थोड़ा लंबा होगा, शॉर्ट आएगा यहाँ से। तो बोले एक ही फोर्स लग रहा है, फोर्स बराबर हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 × कितना है 1 यानी कि 3 न्यूटन। तो स्टैटिक लग रहा है कितना 3 न्यूटन और ये इसके सरफेस से बंधा हुआ है 4 न्यूटन से, यानी क्या बोलेंगे सिंस Fs जो है ना क्या आया है लेस देन लिमिटिंग है, ये 3 न्यूटन है ये 4 न्यूटन है। तो सवाल है कि ये सही है कि गलत है, ये सही है, तो सही है का मतलब क्या, लिमिटिंग से कम है, इसका मतलब क्या है दोनों चिपक करके ही चलेगा। अगर ये गलत हो जाता है यानी एक दूसरे के ऊपर रगड़ा के चलेगा, काइनेटिक, ठीक है। तो बोलेंगे बोथ मूव, सो बोथ विल मूव कैसे टुगेदर। अब टुगेदर ही चलेगा तो पता चल गया कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से पूरा सिस्टम। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, देखो आंसर की अगर मैं बात करूं, आंसर की बात करूं जो रिजल्ट अब आ रहा है मेरे पास कि चलेगा दोनों चिपक के ही 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ही, ये रिजल्ट आया है मेरा। फ्रिक्शन जो लग रहा होगा वो कैसा लग रहा होगा, स्टैटिक ही लग रहा होगा। टाइम दे के रखा है कि 2 सेकेंड में बताओ कि वर्क डन क्या होगा, भैया उसके लिए डिस्टेंस चाहिए कि 2 सेकेंड में टोटल जो ब्लॉक है चलेगा कितना दूरी। अब टोटल चिपक के चल रहा है तो यानी कि 5 kg ब्लॉक इनिशियली रेस्ट में है, 2 सेकेंड के बाद गया कितना डिस्टेंस वो देखो। तो बोलेंगे क्या, टाइम है 2 सेकेंड, हमको चाहिए कि कितना डिस्टेंस गए हो। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, st = ut + ½ at स्क्वायर। u है स्वाहा, कितना डिस्टेंस जाएगा नहीं पता। एक्सेलरेशन है 1 से कितना 2 का होल स्क्वायर, ये काटेंगे आ गया कितना 2 मीटर, यानी कि टोटल जो ब्लॉक है 5 kg अगर ले लो सब मिला करके, टोटल डिस्टेंस जा रहा है कितना 2 मीटर। ये हो गया कितना डिस्टेंस जा रहा है 2 मीटर। ये 5 और s दोनों जो है ना, हाँ 5 kg और टोटल डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। तो बोलेंगे भाई 2 kg पर जो है फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक इधर और ये डिस्प्लेसमेंट है कितना 2 मीटर। अच्छा 3 kg का अगर देखें तो बोलेंगे इस पर जो फ्रिक्शन है लग रहा है आगे की ओर और ये जा किधर रहा है आगे ही जा रहा है कितना 2 मीटर। हमसे पूछा है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, देखो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए, यह है ब्लॉक ए, यह है ब्लॉक बी। ये मैं आप लोग को बना रहा हूं, नहीं होता हर एक चीज बता बता करके लिख करके बच्चों तो समय लग रहा है। आप खुद बनाओगे ना तो धड़ाक से लिख दोगे एकदम, बस ऐसे क्या जो सब सब बनाने का ऐसे ही लिखो भाई। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन लग इधर रहा है जा इधर रहा है तो ये हो जाएगा -Fs × s। Fs स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग रहा था 3 न्यूटन। कितना है ये रिजल्ट जो 3 न्यूटन लग रहा है, तो बस लिख दीजिए कहानी खत्म। यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये 3 गया 2 यानी कि -6 जूल आ गया।
वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अगर बी बोलेंगे तो भैया इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन आगे लग रहा है और ब्लॉक भी जा रहा है किधर, आगे ही जा रहा है, तो प्लस एफ एस आई इंटू क्या हो जाएगा एस। देखो प्लस एफ एस क्या है 3 न्यूटन, जा रहा है आगे 2, यानी कि 3 दूनी 6 जूल हो गया है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए। लेकिन ये जो फ्रिक्शन है ना कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। देख लो कि क्या है, एक ब्लॉक पर लगता है, जब स्टैटिक दोनों चिपक करके चलता है, एक ब्लॉक पर लगता है -6, दूसरा पर लगता है +6। इसका मतलब एक रिजल्ट हमारे लिए क्या डेराइव हो रहा है, क्या कि जब भी दोनों ब्लॉक चिपक करके चलेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, तो किसी एक ब्लॉक पर नेगेटिव हो सकता है, किसी एक ब्लॉक पर पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन ओवरऑल सिस्टम पर अगर बोलेगा आंसर आ जाएगा क्या 0। किस पर नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पता है ब्लॉक जा रहा है आगे, ये लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर नेगेटिव। पता है ये इस पर लग रहा है आगे, जा भी रहा आगे, तो इस पर पॉजिटिव। ये भी बड़ा मस्त हो गया। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए पता चल गया, ऑन बी पता चल गया। फाइंड नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन सिस्टम क्या होता है। याद रखना, ये बहुत खतरनाक चीज लिख रहा हूं, इतना बड़ा से लिख रहा हूं। नेट वर्क डन का मतलब फिजिक्स में होता है क्या, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। ये वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर जो है ना बताऊंगा बच्चों, ठीक है। ये जब लिखा रहे ना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ये तो हिंदी हो गया, सब लोग को समझ में आएगा कि अच्छा जितना फोर्स लग रहा है सभी के कारण वर्क डन निकाल लो, ये तो ठीक है, आसान हाई लेवल है ना। फाइंड नेट वर्क डन। नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है मैं बताऊंगा कि वहां पर कि क्या कंफ्यूजन होता है, अभी आप दिमाग में रखो। नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। सवाल में ना क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना ये पूछा जाता है, ये अक्सर नहीं बोला जाता, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या है। हमसे बोला फाइंड नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इसका मतलब क्या, वर्क डन बाय ऑल फ्रिक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो ऑल फ्रिक्शन फोर्सेस कहां कहां लगा, 2 ब्लॉक पर, यानी कि टोटल निकालो, टोटल निकालो। तो देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस तो बोलेंगे एफ एस लगा है ऑन ए प्लस नेट वर्क डन बाय क्या है फ्रिक्शन। तो क्या बोलेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन क्या है बी। सारा चीज देखें, ये -6 है, ये +6 है, +6 -6 कहानी खत्म, हैंस आंसर क्या आ गया 0। क्या आंसर आ गया बच्चों 0। तो यहां से देखो क्या हुआ पता है, एक रिजल्ट डेवलप हो गया। रिजल्ट्स बहुत खतरनाक सब है। वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन on a particular block can be positive negative but work done by static friction on whole system जब भी पूछेगा सवाल को मत सॉल्व करिए आज के बाद, आंसर मार दीजिए खटाक से 0। ब्लॉक ओवर ब्लॉक दे दे, खाली चेक करो चिपक के चल रहा है, चिपक के चल रहा है या एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है, चिपक के चल रहा है स्टैटिक, ओ भैया आंसर 0। चेकिंग करना बहुत फास्ट है, अगर आपने फ्रिक्शन का वो ब्लॉक ओवर ब्लॉक और डीपीपी सब सॉल्व किया हो तो आपको पता चल गया होगा सब कुछ। नेक्स्ट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो क्या है, उन्हें पर्टिकुलर ब्लॉक कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, बिल्कुल इसी के जैसा। अगर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके जा रहा है ना, तो किसी एक ब्लॉक पर निकालोगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। वो कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ब्लॉक जा रहा है आगे की ओर, देख लो फ्रिक्शन किधर लग रहा है, सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव। लेकिन बट वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन होल सिस्टम जब भी निकालोगे तो क्या आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, पता चल गया आपको, दोनों चिपक ये स्लाइड करते हुए चल रहा है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला फाइंड द नेट वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूरा सिस्टम पर। मान लो एक में दिया 5 जूल, 10 जूल, -10 जूल, एक दे दिया 15 जूल, एक ही में माइनस आंसर दिया, क्या करोगे, क्या सॉल्व करोगे, मार दो खटाक से। पता है टोटल आंसर क्या है, नेगेटिव ही आना है। तो ये सब जो रिजल्ट्स है ना, एक सब जो सब शॉर्ट ट्रिक का सब कलेक्शन है बच्चों ये सब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ, तक ग्राफ से कैसे कैलकुलेट करें, तो बोले भाई वर्क डन जो होता है वो होता है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो हम जानते हैं। फिजिक्स के अंदर कभी भी कुछ गुना अगर हो जाए, कुछ इनटू कुछ, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन ठीक है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जहां पर ग्राफिकल का पूरा सब चीज पढ़े हैं बच्चों, ठीक है, सब चीज पीछे रेफर होते जाएगा एक करके। देखो कुछ इनटू कुछ गुना हो रहा है, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ है। कभी भी हो जाए कुछ बटे कुछ, यानी कि tan थीटा, स्लोप परपेंडिकुलर बटे बेस, तो क्या हो जाएगा स्लोप, तो स्लोप और एरिया। जब हम लोग पढ़े थे एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ का स्लोप और एरिया सब क्या देता है। तो ऐसे देखो कांस्टेंट फोर्स है, फोर्स कांस्टेंट लग रहा है,
फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, एरिया अंडर द ग्राफ अगर हम लोग निकालते हैं, एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ हो क्या जाएगा, तो मान लो कि रेक्टेंगल यहाँ पर बन रहा है, क्या है रेक्टेंगल, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ क्या है, ये है क्या डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, ये है फोर्स, तो x इंटू एफ, भैया f इंटू एक्स होता क्या है, वर्क डन ही तो होता है, यानी कि पता चल गया क्या, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स क्या, वर्क डन। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, ये पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ऐसे इधर ऐसे ही इधर फोर्स, हमको पता है कि भैया ये फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर है तो पॉजिटिव है, नीचे है तो नेगेटिव है। बच्चों फोर्स ऊपर पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव, और वर्क डन भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो होगा क्या, ऊपर जब एरिया निकालोगे ना वो पॉजिटिव वर्क डन देगा, नीचे निकालोगे ना तो क्या देगा, नेगेटिव वर्क डन देगा एरिया। ठीक है, अंडर द ग्राफ में सवाल देखते हैं जरा क्या है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट का जो है मेरे पास ग्राफ दे के रखा है, बोलता है क्या, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। क्या करें, कांस्टेंट फोर्स है, इस तरह से वेरिएबल तो है नहीं, तो देखो एरिया अंडर द ग्राफ, तो बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट 0, 2, 4, 6 ये मीटर में ही दिया हुआ है और ये ऐसा यूनिट न्यूटन में। ठीक है, देखो तो अगर लगेगा कि ये एक रेक्टेंगल का पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर एक ट्रायंगल मेरे पास है, और फिर उसके बाद यहाँ पर तो 4 से 6 में तो कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है ना, और यहाँ पर एक है, तो ये अबव द ग्राफ है सब पॉजिटिव एरिया देगा, ये नीचे है तो नेगेटिव एरिया देगा, ये ट्रायंगल है। लेकिन 3 बार से अच्छा है कि आप 2 बार में ही कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, डायरेक्ट लिखो बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, दिस इज ट्रेपीजियम। क्या है ये, क्या है ये, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम, और ये क्या है, ट्रायंगल। तो बस हो गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और उसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या कर दो, माइनस कर दो, बस हो गया वर्क डन। हेंस ये जो भी एरिया आएगा वो आएगा पॉजिटिव, कितना है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, ये पैरेलल साइड कितना है, यह है 2, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये दोनों के बीच कितना है 10। पता है अक्सर ना हम लोग को लगता है कि यही ट्रेपीजियम है कि सम ऑफ पैरेलल साइड 2 नॉन पैरेलल हो, गलत। ये भी बच्चों क्या है, ट्रेपीजियम ही तो है, देखो 2 पैरेलल साइड है और ये दोनों कैसा है, नॉन पैरेलल है ना। तो मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर पूरा पढ़े हैं सब ग्राफिकल वाला में। तो ये हो गया, और ये जो एरिया आएगा ट्रायंगल का उसको कर दो माइनस था, हाफ इंटू बेस, बेस यहाँ कितना है, तो 8 में से 6 गया 2, और हाइट यहाँ से यहाँ कितना है -5। लेकिन हमको माइनस लेना नहीं, एक बार ऑलरेडी हमने लिख चुका है, तो बाकी आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज निकालोगे, क्या है, प्लस हमने ले लिया, वैल्यूज निकालो क्या है, नेगेटिव हमने ऑलरेडी कर दिया है नीचे एरिया होने के कारण। तो इंटू क्या आ जाएगा 5, चला गया 2 5 10, कितना आ जाएगा 4 2 6 5 30 -5, आंसर आ जाएगा कितना 25 जूल। ये हो गया वर्क डन। तो ये है वर्क डन बाय क्या है, ग्राफ। चलिए अब आता है बच्चों क्या, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी फोर्स कांस्टेंट ना हो, वेरिएबल हो या ना, हर जगह पर अलग अलग हो, तो पता है जब भी वेरिएबल होगा तो या तो इंटीग्रेशन या तो डिफरेंशिएशन। वर्क डन है क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डायरेक्ट अगर समझना चाहें, देखो फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी टोटल, लेकिन भैया वेरिएबल जब है तो हमको पता है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। सबसे पहले कोई भी पार्टिकल दुनिया में डायरेक्ट नहीं है कि यहाँ से यहाँ छड़प जाएगा, भाई छड़पेगा भी ना तो उसका पैर ऐसे जाएगा, तो जा तो ऐसे ही रहा है फिजिक्स में, है ना। तो भैया dx 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 से ही चलता है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले भैया dx घस का, वेरिएबल फोर्स लगा dx घस का एकदम तनी को, बताओ कि तनी को वर्क डन क्या हुआ dw, फिर dx, फिर dw, फिर dx, फिर dw, तो dw 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 टोटल इंटीग्रेट कर दो, कहाँ से कहाँ तक गया, दैट इज वर्क डन, है ना। तो ऐसे क्या, देखो वेरिएबल फोर्स है हर जगह पर अलग अलग, तो लेट जब है एकदम dx लेते हैं छोटा सा, कितना लेते हैं, लेट जब dx डिस्प्लेसमेंट हुआ तो dx के लिए फोर्स को हम लोग क्या मान सकते हैं, एकदम dx है बच्चों, फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है क्या, फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है। फॉर dx अमाउंट, dx कितना होता है 0.0000000, 10,000 साल तक 0 लगाते रहो, लास्ट में कहीं 1, बहुत तनी सा होता है, तो उसके लिए इतना। ये जो एरिया होगा ये क्या है, ये लेंथ है फोर्स, ये है dx, तो भैया इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, F इंटू dx। तो सिंस फोर्स इंटू तनी वो डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन कितना हो जाएगा dw, एकदम तनी वो छोटा सा,
क्या हो जाएगा, छोटा सा, मैं ऐसे लिखूं, एरिया, स्मॉल एरिया हो जाएगा F इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल एरिया जो है ये दे देगा स्मॉल वर्क डन F इंटू डी एक्स। ऐसा ही करते करते क्या है, छोटा यहाँ स्ट्रिप ऐसे करके निकालो, छोटा यहाँ निकालो, सब जगह निकालते निकालते DW कहाँ से कहाँ तक, लेट x1 से लेकर के पार्टिकल गया कहाँ तक, x2 तक गया है। टोटल कितना होगा, तो टोटल के लिए क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर दो। लेट जब x1 पर है 0 वर्क डन, लेट x2 तक गया, टोटल कितना वर्क डन किया, तो ये आ जाएगा W माइनस इतना, ये हो जाएगा F dx, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, ये हो जाएगा मेरा क्या, वर्क डन। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा वेरिएशन से सवाल देखते हैं बच्चों। पहला टाइप, व्हेन फोर्स जो है ना सिर्फ x पर डिपेंड करे, यानी कि फोर्स जो है x पर डिपेंड मतलब क्या, x तरफ जो है पार्टिकल जा रहा है x एक्सिस के तरफ, y पर डिपेंड करे मतलब y तरफ फोर्स लग रहा है, z मतलब z तरफ, वर्क डन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है, चलो समझ ही जाओगे, जब बीच में आएगा तो और बताऊंगा। ये फोर्स F इक्वल टू लग कितना रहा है, 4x, वेरिएबल फोर्स है। इट डिस्प्लेसेस द पार्टिकल फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू इतना, जैसे वेरिएबल है x पर डिपेंड कर रहा है तो वर्क डन क्या कर देंगे, F इंटू डी एक्स लगा देंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5, देखो 4x dx 0 से लेकर के 5 तक, 4 चला गया बाहर, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर के 5 तक, 4 है बच्चों x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटे 2, 0 से 5 तक, ये बाहर निकाल लेते, 2 2 4 हो गया, तो 2 गया, ये कितना आ रहा है, देखो क्या हो जाएगा, x के जगह पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 0 से 5 है तो 2 गया, पहले क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 5 5 25, 25 दूनी कितना आ जाएगा, 50 जूल। यानी बहुत आसान है, इस टाइप का तो इंटीग्रेशन बहुत किए फिजिक्स में अभी तक हम लोग। तो देखो जब x पर मतलब फोर्स x पर डिपेंड कराते हैं F dx, अगर फोर्स y पर डिपेंड करता ना तो क्या करते F dy, अगर z पर डिपेंड करता तो F dz। ठीक है, ये अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, देखो जरा क्या है अगला टाइप, व्हेन फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी कि ए फोर्स दिया हुआ है, देखो कैसे, ए फोर्स F इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर, फोर्स डिपेंड कर रहा है किस पे, टाइम पर, इज अप्लाइड ऑन ए 2 kg ब्लॉक, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 2 सेकेंड। एट t इक्वल टू 0 ब्लॉक इज एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि t इक्वल टू 0 पर है रेस्ट में, t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद बताओ टोटल कितना वर्क डन किया। तो भाई अगर फोर्स अगर x पर डिपेंड करता तो हम लोग वर्क डन कैसे लिखते हैं, एक तो ये समझ में देखो सबसे पहले आ रहा है कि भाई ये वेरिएबल है, क्या ये वेरिएबल, तो निकलेगा तो इंटीग्रेशन के ही सहारे, तो तनी वो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, तो f इंटू, अगर x पर डिपेंड कर रहा तो F dx, y पर तो F dy, z तो F dz, भाई यहाँ तो है t पर, तो क्या करें, लेकिन होगा तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लेट स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन जनरल लेते हैं ds, x y z नहीं लेते हैं। ठीक है, और यही F ds टोटल इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन निकल जाएगा। ठीक है, 0 से लेटेड भी टोटल वर्क डन यहाँ आ गया, तो ये तो इधर W हो जाएगा, F क्या है, t स्क्वायर, इधर है ds, भैया वेरिएबल ds है, हमको चाहिए क्या, पता ही नहीं चल रहा है अभी कि क्या चाहिए, तो हम करें क्या, सिंस एक ही चीज़ मेरे पास अभी तक दिया हुआ है वो है F इक्वल टू टी स्क्वायर, अगर यहाँ dt होता तो 0 से कुछ ले लेते टाइम में, ds ये तो सवाल में दे के ही नहीं रखा है, तो करें क्या, तो दिमाग लगाते हैं जो सवाल में दे के रखा है। फोर्स है टाइम डिपेंडेंट, मास है 2 kg, कांस्टेंट मास है, तो फोर्स बराबर लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो गया टी स्क्वायर, देखो m है 2 kg है ना, a ये हो गया टी स्क्वायर, तो a बराबर हो गया कितना, टी स्क्वायर बटे कितना है 2। एक्सेलरेशन आ गया बच्चों कैसा, टाइम डिपेंडेंट, कैसा आ गया, टाइम डिपेंडेंट, और हमको पता है कि एक्सेलरेशन दो चीज़ है, अगर टाइम डिपेंडेंट होता है तो ये होता है dv बटे dt, और अगर x डिपेंडेंट होता है तो क्या लिखते हैं v dv बटे dx। मतलब एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का दो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी अगर टाइम पे डिपेंड किया तो ऐसे, वेलोसिटी अगर x पे डिपेंड किया तो ऐसे। सिंस टाइम डिपेंडेंट है तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख क्या सकते हैं, है ना, क्या dv बटे dt, क्या लिख सकते हैं इधर देखो जरा, dv बटे dt, तो ये हो गया मेरा कितना, टी स्क्वायर बटे 2। बोलोगे सर आप करना क्या चाह रहे हो, है ना, हम लोग को भी बताओ जरा, बिल्कुल सही बात है, करना ये चाह रहे हैं ना कि हमको ये ds चाहिए कहीं से, क्या चाहिए ds, हमारे पास है क्या, फोर्स के हिसाब से ना हुआ क्या, एक्सेलरेशन निकल गया टाइम डिपेंडेंट,
लेकिन अगर कहीं डिस्प्लेसमेंट चाहिए अगर आ जाए कहीं से तो मज़ा ही आ जाए, वो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो पता है कि देखो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये अगर पता होता तो इसको डिफरेंशिएट करते तो ये निकलता, ये पता होता इसको डिफरेंशिएट करते तो ये निकलता, लेकिन पता हमारे पास एक्सेलरेशन है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर जाते हैं, तो इंटीग्रेशन नीचे आते हैं, तो डिफरेंशिएशन। बहुत हम लोगों ने मोशन विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन का लेक्चर्स और उसका जो डीपीपी था मन भर क्वेश्चन उसमें सॉल्व किए हैं इस चीज़ पर, है ना। तो प्रैक्टिस तो हो गया होगा बढ़िया से। हम करेंगे क्या, एक्सेलरेशन है, इंटीग्रेशन करके वेलोसिटी निकालेंगे, फिर वेलोसिटी से एस के पास आएंगे और यहाँ सब्सटीट्यूट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ से डी ये आ जाए t² / 2 dt, इंटीग्रेट करो। देखो t = 0 पर क्या है, रेस्ट में है, तो t dt 0, वेलोसिटी कितना है 0, t टाइम के बाद कितना वेलोसिटी हुआ नहीं पता, तो निकाल लेते हैं। तो इधर आ जाएगा v, ये हो जाएगा 1/2 t² dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t³ / 3, कहाँ से कहाँ तक 0 से t, तो 1/3 दूनी 6, ये क्या आ जाएगा tq। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल गया। अब वेलोसिटी निकल गया, फिर हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो v के जगह पर क्या लिख सकते हैं ds/dt, v के जगह पर क्या लिख सकते हैं ds/dt, ये हो जाएगा tq/6। हमारा टारगेट क्या है, हमको चाहिए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा tq/6 × dt। ये देखिए कैसे पहुँचे वहाँ से। तो अब हम यहाँ पर रखते हैं t² है, ds के जगह पर लिख देंगे tq/6 × क्या लिख देंगे dt, कहाँ से कहाँ तक, अब dt आ गया, तो अब हम लिख सकते हैं 0 से लेकर के इन 2 सेकेंड तक बोला था तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, देखो बस निकल गया वर्क डन। तो ये हो गया कितना 1/6 गया इंटीग्रेशन के बाहर, t के पार कितना आ जाएगा 3 2 5 dt, 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक 1/6, t के पावर 5 dt का t के पावर 6/6, 0 से 2, तो 1/6 × 36, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 2 के पावर 6 - 0, 1/36, और 2 के पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, है ना, कितना हो जाएगा 64। तो ये 2 गया 18, 2 गया 32, 2 9 18, 2 16, यानी कि 16/9 कितना आ जाएगा जूल, ये रहा। तो बनाने का तरीका ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जरा क्या है। व्हेन फोर्स इज वेरिएबल ही है, यानी निकालेंगे इंटीग्रेशन के साथ ही, इन वेक्टर फॉर्म, अच्छा, एंड डिपेंडेंस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऐसा है, और दूसरा जो है देखो कैसा है, व्हेन फोर्स वेरिएबल इन वेक्टर फॉर्म बट डिपेंडेंस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये क्या है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बड़ा हाईलाइटेड सवाल है, देखते हैं। ए फोर्स F = जो है 3x² i कैप प्लस 2y कितना दे के रखा है j कैप, एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल एंड इट डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम कहाँ से कहाँ, देखो r1 2i कैप प्लस 3j कैप से 4i कैप प्लस 6j कैप। व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट, पॉइंट इज ए वेक्टर। यानी कि हमको समझ में आ रहा है कि कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस हो रहा है, पता है 2,3 से डिस्प्लेस हो रहा है कहाँ तक, 4,6 तक डिस्प्लेस हो रहा है एक साथ है इतना। बच्चों देखो मैं ये स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या है, डिपेंडेंस, फोर्स डिपेंड कर रहा है, देख लो किस पे, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। हम लोग को थोड़ा सा तो आइडिया समझ में आता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तक इसी साइड आई कैप, इस साइड क्या होता है जे कैप, यानी कि आई कैप उसी साइड एक्स एक्सिस है, तो जिस साइड आई कैप है तो फोर्स एक्स पर ही डिपेंड कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपेंडेंसी मैं इसको कह रहा हूँ। जिस साइड जे कैप है वाई एक्सिस, तो फोर्स वाई पर ही डिपेंड कर रहा है, तो इसको मैं बोल रहा हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड डिपेंडेंसी, ठीक है। जे मतलब वाई एक्सिस में वाई पे, एक्स एक्सिस में एक्स पे। लेकिन ऐसा भी कभी आता है कि फोर्स वेक्टर फॉर्म में तो है, दे के रखा है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये क्या है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, डिपेंड कर रहा है फोर्स वाई पर, अच्छा उल्टा, और ये है वाई एक्सिस, डिपेंड कर रहा है एक्स पर। ये जो उल्टा पुल्टा होता है ना, आपको पता है कि कहाँ पूछा गया होगा, आईआईटी में ही पूछा गया, पहली बार आईआईटी में, फिर मेंस छापता है, फिर नीट उसको छापता है, एक लाइन से सब छाप दिया ठीक है। देखो तो हम क्या करें भाई, बोले कि हमको क्या करना है, सिंस वेक्टर फॉर्मेट में है तो इन जनरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो इन जनरल कैसे लिखेंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। लेकिन सिंस वेरिएबल है तो कैसे चलेगा, तनी 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 तनी, यानी स्मॉल अमाउंट, तो तनी को डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ds, तो एक्स एक्सिस में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा dx, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ऐसे। यानी कि जब भी वेक्टर फॉर्मेट में आए वेरिएबल हो, टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्मेट, कैसे dx और dy, ठीक है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा वर्क डन हो जाएगा, f.ds
क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट में है। f है 3x² i कैप प्लस 2y j कैप डॉट क्या है dx i कैप प्लस dy j कैप। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए जरा, कहाँ से कहाँ तक है। अच्छा, पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है ना। चलिए, तो ये देखो i कैप ये हो जाएगा 3x² dx प्लस इधर इधर करेंगे तो 2y dy, ये टोटल आया। इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, पॉइंट एक साथ लिखेंगे, कहाँ 2,3 से लेकर के 4,6 तक है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो 0 से लेकर के w इधर कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये देखो वर्क डन जो है कैसा आया है, dx ये पूरा x एक्सिस में कितना वर्क डन हुआ, y एक्सिस में कितना वर्क डन हुआ। इसमें i कैप j कैप नहीं आया है, फोर्स में i कैप j कैप होता है, डिस्प्लेसमेंट में i कैप j कैप है क्योंकि वो वेक्टर फॉर्म है। लेकिन वर्क डन कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। यानी यहाँ से एक रिजल्ट भी मेरे लिए पता है गजब टाइप से आ रहा है कि वर्क डन जो है ना, क्या है x एक्सिस में वो देख लो, क्या है y एक्सिस में वो देख लो। स्केलर क्यों ऐसा हो रहा है, ड्यू टू स्केलर नेचर, नहीं तो i कैप j कैप ये आता। तो इसी में ऐड कर दो वर्क डन इन z एक्सिस। ठीक है, fx dx fy dy fz dz ऐसे लिखते हैं। तो 3x² यानी कि पहले इसका इंटीग्रेशन करो, फिर किसका है 2y dy का इंटीग्रेशन करो। जब दोनों एक साथ था तो एक साथ xy का पॉइंट कहाँ से कहाँ तक, लेकिन x अलग y अलग, तो x में कहाँ से कहाँ जा रहा है 2 से लेकर के 4 तक, तो ये गया 2 से 4। y में कहाँ जा रहा है 3 से लेकर के 6 तक, तो ये ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो 3 गया बच्चों बाहर, x² dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/3 2 से लेकर के 4 तक। इसमें से 2 गया बाहर, y dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2 कहाँ से कहाँ तक 3 से 6 तक। देखो 3 गया, 2 गया, तो पहले रखो यहाँ पर, तो 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस इस साइड क्या आ जाएगा, पहले 6 तो 6 छक 36 माइनस 3 तिया कितना 9, ये आ जाएगा कितना 8 6 14 यानी कि 56 प्लस कितना है 9 7 यानी कि 27 इस तरह से। हैंस ये आ जाएगा 7 6 13 5 6 7 1 8 यानी कि 83 कितना आ जाएगा जूल। ठीक है, तो 83 जूल। तो इस तरह से बनाते हैं जब स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो x एक्स में, लेकिन उल्टा पुल्टा है तो क्या करते हैं। सबसे पहले हमको पता है सिंस वेरिएबल है तो बच्चों लिखें कैसे, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैसे लिखोगे, f डॉट ds है ना, निकालेंगे फिर दोनों को क्या कर देंगे इंटीग्रेट, टोटल वर्क डन इधर जो है वो w आ जाएगा, इस साइड लिखते हैं, है मेरा क्या y i कैप प्लस x j कैप। ठीक है, डॉट ds क्या लिखोगे dx i कैप प्लस dy j कैप। ये तो वही होगा डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस कितना और y एक्सिस कितना, ये ना उल्टा पुल्टा दे के रखा है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि क्या आ रहा है। ये y इंटू आई कैप वाला गुना होगा तो आ जाएगा y dx प्लस j गुना हो जाएगा तो आ जाएगा x dy। ऐसे टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक वो लिमिट्स दे के रखा। पॉइंट हमारा देखो 2,3 से 5,6 तक, 2,3 से कहाँ तक 5,6 तक। ये पहली बार आया है हमारे पास तो बड़ा मुश्किल है इंटीग्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। छपाई कार्यक्रम होता है हर एग्जाम में बच्चों, देखो ऐसे तब हम इसको लिखे क्या, इंटीग्रेट कैसे करें, सिर्फ dx लेकिन यहाँ x नहीं है तो करे कैसे इंटीग्रेट, यहाँ dy यहाँ y है ही नहीं, तो है क्या। देखो हम लोग जानते हैं कभी भी वेरिएबल जैसे x y है आप इसको d/dt डिफ्रेंशिएट करो, दोनों वेरिएबल है, मल्टीपल रूल, x गया बाहर y का डिफ्रेंशिएशन होगा प्लस y गया बाहर x का डिफ्रेंशिएशन, y गया बाहर x का डिफ्रेंशिएशन। जानते हैं मल्टीपल रूल, x बाहर dy/dt फिर y बाहर dx/dt। इसमें से ना आप dt कॉमन लेकर के उड़ा दो नीचे, इधर भी उड़ गया उधर भी उड़ गया, होगा कि नहीं कॉमन ले, मतलब समझने के लिए ऐसे बता रहा हूँ बच्चों, dt नीचे कॉमन ले लिए, इधर भी dt ले लिया तो कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या dxy बन क्या जाएगा, देखो x dy प्लस क्या है y dx। ये देखो देख रहे हो क्या हुआ, यहाँ देखो x dy प्लस y dx, x dy प्लस y dx, यानी कि ये जो है ना पता है इसको हम लोग कहते क्या है, सिर्फ d जो लिखा रहता है ना उसको बोलते हैं डिफरेंशियल्स, क्या बोलते हैं डिफरेंशियल्स, लेकिन विथ रेस्पेक्ट टू ऐसे लिखा हुआ तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं ऑफ एनीथिंग विथ रेस्पेक्ट टू एनीथिंग। तो ये एक्चुअली डिफरेंशियल्स आ गया है, तो इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे, पूरा रिप्लेस हो जाएगा, लिख देंगे d इंटू एक्स वाई, क्या लिखेंगे d इंटू एक्स वाई, लिमिट्स वही रहेगा। ठीक है, लिमिट्स
वही रहेगा। नया चीज़ है बच्चों, सीखने की ज़रूरत है। यानी ये पूरा चीज़ जो है ना वो एक्चुअली डिफरेंशियल लिखा हुआ है किसका, एक्स वाई का, 2 3 से लेकर के कहाँ तक, 5,6 तक। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ, सिंस ये है इंटीग्रेशन, ये है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल मतलब होता क्या है, तोड़ना। जैसे पूरा डिस्टेंस है x, उसको तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, एकदम तनी वो बचेगा dx। तो dx है क्या है, डिफरेंशियल का मतलब क्या, तोड़ना। तो यह है तोड़ना, यह है जोड़ना। वाह, तो तोड़ना तोड़ दो और फिर जोड़ दो, कहानी खत्म। यानी ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट नेचर है, कैंसिल कर लेगा। तो बचेगा क्या, बेचारा जो पहले से था वही है। मेरे पास 5 रुपया है, हमको कोई 1 रुपया मेरे से चुरा लिया और फिर मतलब मेरे को 1 रुपया दे दिया, तो भैया मेरे पास तो वही हो गया जो पहले से था। तो ये दोनों कैंसिल कर लेता है, बचेगा क्या, एक्स वाई। कहाँ से कहाँ तक, 2 3 से क्या हो गया बच्चों, 5 6 तक। तो देखो अब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, एक्स वाई मल्टीपल में है ना, तो ये है x है 5 6 पहले रखे, माइनस फिर 2 और क्या हो जाएगा 3। तो ये आ जाता 6 5 30 माइनस 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा कितना, 24 जूल। ये हो गया वर्क डन। तो ये रहा बच्चों बनाने का तरीका। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है और उल्टा रहता है तो क्या है, तो डिफरेंशियल का फॉर्मेट हम ले लेते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आगे भी वर्क एनर्जी पावर का जो चैप्टर्स है बच्चों, लेक्चर्स जो है पढ़ते जाएंगे। एक से एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, मज़ेदार कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो लेकिन हाँ, पीछे के चीज़ें जो है रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू।